मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर 1888 को मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। उनका असली नाम मुहियुद्दीन अहमद था, लेकिन उन्हें अबुल कलाम आज़ाद के नाम से जाना जाता है। मौलाना आज़ाद एक अदीम आलिम दीन, सहाफ़ी, मुसन्निफ़ और हिंदुस्तान की आज़ादी के मुमताज़ रहनुमा थे। मौलाना आज़ाद का इंतकाल 22 फरवरी 1958 को हुआ। उनकी खिदमत और नज़रियात को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए उनकी बरसी और यौम पैदाइश पर हिंदुस्तान भर में तक़रीबात मुनक़िद की जाती हैं। 11 नवंबर को हिंदुस्तान में यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है। उनके तालीमी कारनामों और नज़रियात को याद किया जाता है। मौलाना आज़ाद ने अपने ख़िताब में मुसलमानों को हिंदू और दिगर बिरादरियों के साथ मिलकर रहने की तलक़ीन की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान और दिगर कौमें सदियों से मिलकर रहती आई हैं और इस मुश्तरका विरसे को बरकरार रखना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अगर फ़ुरात के किनारे इस्लाम ख़तरे में हो और हिंदुस्तान के दूसरे किनारे पर मेरा वतन ख़तरे में हो तो मैं अपने वतन की हिफाजत को तरजीह दूंगा। मौलाना आज़ाद का मानना था कि मुसलमान अगर वाकई तरक्की करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी कौम की बुनियाद तालीम पर रखनी होगी। उन्होंने मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहा, मुसलमानों के लिए सिर्फ़ तालीम ही तरक्की की राह है। इल्म का हुसूल उनके लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। अगर इल्म है तो कौम की बका मुमकिन है, वरना हम हमेशा दूसरों के मोहताज रहेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। पहली बार उन्हें 1923 में कांग्रेस का सदर मुंतखब किया गया। उस वक्त वो कांग्रेस के सबसे कम उम्र सदर थे। दूसरी मरतबा उन्हें 1940 में कांग्रेस का सदर मुंतखब किया गया और वो 1946 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। इस दौरान उन्होंने आज़ादी की जिद्दोजहद में अहम किरदार अदा किया और कौम को मुत्तहिद रखने की भरपूर कोशिश की। मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश पर गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत लाइब्रेरी के चेयरमैन अरशद फ़िरोज़ ने की। मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मशहूर मारूफ लीडर सलीम परवेज़ शामिल हुए, जबकि मेहमान ज़ीवकार की हैसियत से मुख्तार फ़रदीन ने शिरकत की। निज़ामत के फ़राइज़ अफ़साना निगार फ़खरुद्दीन आरफ़ी ने अंजाम दिए। इस मौका पर सहाफ़ियों, शायर व शायरात को एवार्ड से भी नवाजा गया। आइए सुनते हैं दानिशवराने इल्म व अदब ने मौलाना आज़ाद पर क्या कहा। का फंड उसने इस लाइब्रेरी की नई इमारत के लिए मंजूर किया। आने वाली नस्लें जब लाइब्रेरी को याद करेंगी तो वहाँ डॉक्टर सैयद महमूद साहब के साथ साथ जिन्होंने इस लाइब्रेरी की बुनियाद डाली थी, और जब इसके बगल में पहलू में नई इमारत पे नजर पड़ेगी तो वहाँ अरशद फ़िरोज़ साहब का चेहरा भी लोगों के जहन में लहराने लगेगा। और आज ही के रोज़ भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की याद में मौलाना आज़ाद स्मृति स्मारक पार्क भी बनाया गया है। पार्क में शिलापट भी लगाए गए हैं, जिसमें भारत की जंग आज़ादी में मौलाना आज़ाद की अहमियत, उनके कारनामे, उनकी शख्सियत, उनकी कुर्बानी का जिक्र किया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत देश के बंटवारे के सख्त खिलाफ थे। मौलाना आज़ाद की पैदाइश मक्का में 11 नवंबर 1888 को हुई। बाद में 1895 में मौलाना आज़ाद के ख़ानदान दोबारा भारत आकर बस गए। मौलाना पूरे भारतीय कौम के नेता थे। उन्होंने कभी अपने को मुस्लिम का नेता कहलाना पसंद नहीं किया। मौलाना आज़ाद एक इनकलाब पसंद, आज़ादी पसंद और बेबाक सहाफ़ी थे, लेकिन सियासत में नहीं आए। बाद में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी जी से हुई। 1923 में मौलाना आज़ाद को बहुत ही कम उम्र में कांग्रेस का सदर चुन गया। 1940 में वो कांग्रेस पार्टी के दोबारा सदर बनाए गए। मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में मुस्लिम लीग अलग देश की मांग कर रही थी। महात्मा गांधी और कांग्रेस के दीगर लीडरान के जरिए मोहम्मद अली जिन्ना से बात करने की जिम्मेदारी मौलाना आज़ाद साहब को सौंपी गई।
लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना मौलाना आज़ाद से सख्त नाराज़ थे। उन्होंने मौलाना आज़ाद से कहा कि मैं ना आपके साथ बात करूँगा और न ही आपके साथ ख़त व किताबत करना चाहता। 1942 में दोनों का विचारधारा बिल्कुल अलग था। इतना विचारधारा अलग था कि मोहम्मद अली जिन्ना मौलाना आज़ाद से बात करने के लिए भी तैयार नहीं हुए और ख़त व किताबत से भी उन्होंने इनकार कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने देश प्रेमी थे। एक तरफ बंटवारे की मांग हो रही थी, लेकिन एक तरफ देश का ऐसा जज्बा कि लोग इनसे बात करना तक पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन वो अपने कदम कभी भी पीछे मौलाना आज़ाद साहब ने नहीं हटाया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने। 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो मौलाना आज़ाद कांग्रेस पार्टी के सदर, ये बहुत फख्र की बात है, उस वक्त वही सदर थे। 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी तो उस कैबिनेट में उन्हें वज़ीर तालीम एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर शामिल किया गया। मौलाना आज़ाद भारत के बंटवारा का आखिरी वक्त तक मुखालफत करते रहे। जब ये सहमति बन भी गई कि बंटवारा होगा, उस वक्त तक उस प्रपोजल को सहमत नहीं हुए और आखिरी वक्त तक मुखालफत करते रहे। मौलाना आज़ाद बहुत ही कम उम्र में सहाफ़त से भी वाबस्तगी रखने लगे। आप सारे लोग, बहुत सारे सहाफ़ी यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग के लिए फ़ख्र की बात है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब एक अच्छे सहाफ़ी भी हैं। 1912 से ही उन्होंने एक हफ्तावार अखबार अल हिलाल शाये करना शुरू कर दिया। अल हिलाल में उन्होंने लिखा कि मुल्क की खिदमत और उसकी फलाह करना इस्लाम का हुक्म है। अभी इस तरह की बातें सलीम परवेज़ साहब ने भी कहा था कि मुल्क की खिदमत करना और उसका फलाह करना इस्लाम का हुक्म है। उन्होंने बताया कि एक मुसलमान इस्लामियत के साथ भारतीय होने पर भी फख्र कर सकता है। आप अबुल कलाम आज़ाद को याद नहीं रखेंगे उनकी यौम पैदाइश पे, तो आने वाली नस्लें आपको भी याद नहीं रखेंगी। इवन के आपके बेटे भी आपको याद नहीं रखेंगे। कुरान की एक आयत आज मैं सुबह में पढ़ रहा था, जिसमें था कि एक ऐसा वक्त आएगा क्या कि बीवी शौहर को छोड़ देगी, माँ बाप को छोड़ देगा, औलाद अपने बाप को छोड़ देंगे, बाप अपने औलाद को छोड़ देगा, और सब कहेंगे नफ्सी 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 नफ्सी। और ऐसे माहौल में अगर अरशद फिरोज ने किसी को याद किया, उस शख्स को, उस शख्सियत को जो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा लीडर था, जिसे हम तो कहते हैं कि अल्लाह और हम, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे और उन पर रहमत बरसाए। मक्का में पैदा ज़रूर हुए और जिस जगह आदमी की पैदाइश होती है वहाँ की मिट्टी से मोहब्बत भी होती है, और इसीलिए उन्होंने कुरान की तफसीर जो भी लिखा हो, जो हमारे पॉलिटिकल लाइफ में हमने जहाँ सुना पढ़ा, उसमें दो कहानी हमको हमारे दिल को छू गया। एक तो ये कि जब उनकी अहलिया बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी, और अंग्रेज़ों ने ये प्रपोज़ल दिया कि आप अंग्रेज़ गवर्नमेंट को लिख के दें कि मैं रुजू करना चाहता हूँ, मैं अपनी बीवी से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी कीमत पर नहीं दूँगा, इसलिए कि जब तक हमारी माँ धरती माँ, भारत धरती माँ अंग्रेज़ों के नसीब से जकड़ी हुई है, उसको आज़ाद नहीं कराऊंगा, उस वक्त तक मैं अपनी बीवी के लिए नहीं मिलूंगा। उन्होंने अपनी अहलिया को कुर्बानी दिया एंड अनफॉर्चुनेटली उनका इंतकाल हो गया। जब जेल से वो छूटे तो सीधे वो गए अपने अहलिया के मज़ार पे और फूट फूट के। ये मोहब्बत होता है शौहर के, कि जब वो जामे मस्जिद के सीढ़ी से बुला रहे थे और उनके साथ साथ कांधे के साथ साथ एक नए उम्र का लड़का जवानी के दहलीज पे भी कदम रखा था, मरहूम अब्दुल कयूम अंसारी, उनसे प्रेरित होकर उन्होंने भी टू नेशन यूनिटी का मुखालफत किया। अब बहुत पुरजोर तरीके से किया। जेल में भी सर, और जेल में तो जिंदगी उनकी उसी तरह से गुजरी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जिन ख्वाबों को देखा था और अपनी मिल्लत कौम के लिए जो ख्वाब सजाए थे, मिल्लत कौम के लिए जब जामा मस्जिद की सीढ़ियों से जब उसने आवाज़ दी थी कि ये वतन, ये सरज़मीन सब तुम्हारा है, आखिर कहाँ जाओगे और क्यों जाओगे। आज उसी आवाज़
پہ ہم اور آپ سب جمع ہوئے ہیں۔ مولانا کی بڑی فکر تھی، رات دن ذہنی سہولتوں میں گزارتے تھے۔ آج یہاں جو ہمارے محفل میں تشریف فرما ہے وہ بیشتر صحافی حضرات ہیں، اور صحافیوں نے جس طرح سے اپنے خون کو جلایا ہے، اپنے خون قلم سے لکھا ہے، چونکہ ملت کا، قوم کا یہ وہ ستون ہے جو رات جاگ جاگ کر کے پہلے وہ آنسو بہاتا ہے، پھر ملت و قوم کو بیدار کر کے وہ خبریں ان تک پہنچائی جاتی ہے، جو خبریں مولانا ابوالکلام آزاد نے ملت و قوم کو جگانے کے لیے یہ کہا تھا کہ اگر وہ قوم ہی ترقی کر پاتی ہے جو قوم علم کی روشنی سے مالا مال ہو۔ آج ہماری قوم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، معاشیات کی پسماندگی، تنگ دستی، یہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیں۔ علم ہمارے پاس وہ اوزار ہے، وہ ہتھیار ہے، وہ ویپن ہے اس قوم کو جگانے کے لیے۔ لائبریری ہمارے پاس ہے، پوری کتابیں لائبریری کے المیرا میں قید و بندش میں ہے۔ اگر آپ لوگ مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت کو سمجھنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں، بہت گہرائی سے سیاست کا وہ منظر، پس منظر دیکھنا چاہتے ہیں، تو انڈیا ونز فریڈم ضرور پڑھیں۔ میرا خیال ہے فیروز صاحب اس میں ہماری لائبریری میں انڈیا ونز فریڈم ہوں گے۔ اگر انڈیا ونز فریڈم کے کم جلدیں ہیں تو میری خواہش ہے کہ کم سے کم اس جلدوں میں اضافہ کر دیں، بائی لنگول بھی ہوں گے شاید اس میں، تو اگر 10 ہے تو اس کو 100 کر دیں، تاکہ ہم اپنی نسل نو کو جو ہماری اردو میں جو وراثت ہے، اردو وراثت جو ہے ہماری نسل نو تک پہنچانا ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگی کے بہت سے کام کر چکے ہیں، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد، سر سید احمد خان، ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام، ان لوگوں کے پاس ایک ہی مشن تھا کہ ہم تمام چیزوں کو اردو ادب کے حوالے سے ہو یا جس زاویے سے جو ہمارے خدمات ہیں، ان تمام خدمات کو ہم سائنٹیفک وے میں کیسے ڈال سکتے ہیں۔ کی سرزمین ہے، انقلابی سرزمین ہے، ہماری خدمات بے انتہا ہے ہندوستان کے سرزمین آزادی میں، تو میں اس سرزمین سے جو ہے اردو کے لیے بہت سی تحریکیں چاہتا ہوں۔ اردو کی سرزمین میں ہمارے پاس ادیب ہے، سائنٹسٹ ہے۔ آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے فضل صاحب، DRDL میں بہار کے سائنٹسٹ کا بھرمار ہے۔ اگر 100 بہار DRDL چونکہ ہمارے حیدرآباد میں ہے، میزائل تمام اسٹاکس وہاں ہیں، وہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں، جاتے ہیں، تو 100 آدمی کے انتخاب میں 90 آدمی بہار کے ہیں۔ کین یو امیجن؟ تو بہار کو پائے کر صرف پراؤڈ کہ یہ ہمارے سائنٹسٹ ہیں، ان میں ہمارے مسلم بچے بھی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ APJ عبد الکلام نے اردو والوں سے یہ سوال کیا تھا، ہم سے یہ سوال کیا تھا کہ یہ جو اردو کے شعر و شاعری کرتے ہیں، اس میں زندگی ہے، اس میں معنی مفہوم ہے، یہ ڈیلیگیٹ ہم سے آ کے کچھ مانگتے کیوں نہیں؟ یہ ڈیلیگیٹس، یہ شعراء کرام کی جو ٹیم ہے، جن کے پاس اللہ گاڈ گفٹڈ جو ہے، ان کے پاس وہ نظم، وہ غزلیں، تمام چیزیں آتی ہے، تو یہ ہم سے آ کے ملتے کیوں نہیں؟ ہمیں ان تمام جو ان کے پاس جو الہامی کیفیت ہے، گاڈ گفٹڈ ہے، یہ ان چیزوں کو سائنٹیفک وے میں ڈھالتے کیوں نہیں؟ جبکہ میسیج آپ کا وہی ہوتا ہے۔ ہم تو صرف شعراء کرام کے کلام کو سنتے ہیں اور واہ واہ کرتے ہیں، اور وہیں پہ ان کی سیٹسفیکشن ہے۔ یہ سیٹسفیکشن ملت و قوم کے مثبت انداز میں تعلیمی روشنی میں آپ ڈالیں گے تو ایک ایک شاعر جو ہے اپنی ذات میں انجمن نہیں بلکہ سائنٹسٹ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری مٹی میں، ہماری مطلب مٹی میں جو ہے بہار بسا ہوا ہے، ہم بہار کی بھی نمائندگی کرتے ہیں، اور حیدرآباد کی سرزمین چونکہ آپ کو ایکسپلور کرتی ہے، آپ کو مواقع دیتی ہے، خدمات انجام دینے کے مواقع دیتی ہے۔ آج فیروز بھائی کی محبت ہے کہ میں یہاں آیا ہوں، اور اس محبت کے ذریعہ جو ہے یہاں پہ ہمارے جو دوست احباب ہیں، اور میں کن کن کا شکریہ کیسے کروں، یہ سب اپنی ذات میں انجمن ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہو گیا، سر سید احمد خان ہو، ان لوگوں کے جو خدمات ہیں، ان لوگوں نے جو فکر دی ہے، ہم پہ جو احسانات کیے ہیں، ہمیں اسے احسانات کا قرض تو ادا نہیں کر سکتے۔ ہمیں آج اس بات کا عہد کرنا ہوگا، اور اس لائبریری میں بیٹھ کے عہد کرنا ہوگا، ان تمام
कदावर शख्सियात के दरमियान में हल करना होगा, जिन्होंने मिल्लत और कौम के लिए अपनी रहबरी के दरवाजे खोल दिए हैं कि हमें बेशक अपनी मादरी ज़ुबान के जरिए तालीम हासिल करनी है और मुल्क को की तरक्की में हमें शान बशाना खड़ा होना है। जो माजी में जो कुछ हो गया उसे छोड़ दे आप, हाल में जो कुछ है, हाल और मुस्तकबिल को संभालने के लिए उर्दू हमारे पास हमारी मादरी ज़ुबान है, तमाम चीज़ें इसमें अवेलेबल है। इसके जरिए हम क्या कर सकते वो करने की ज़रूरत है। बहरहाल